मैं वेबिनार के विधिवत जो आज के विषय हैं उनकी तरफ, जो आज के बीज वक्ता है, जो आज की जो टाइटल है उस वेबिनार का, रिसेंट पेंडेमिक्स, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, इंटररिलेशनशिप्स एंड सॉल्यूशंस इन जापानी फिलोसफी। इस पे आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर पंकज जैन साहब to deliver the keynote address. Before that, I will be privileged to put some light on his bright profile of Professor Jain. Professor Jain is an internationally recognized academic leader in sustainability, Jain studies, film studies, and diaspora studies. He is a professor of philosophy and religious studies and is heading Indic studies at Flame University. Earlier, he was the founder chair of India Institutes Group and associate professor in the Department of Philosophy and Religion at the University of North Texas, which is a Tier 1 American university. He holds a PhD from University of Iowa and an MA from Columbia University, and both are in religious studies. It is also a strange thing to know that he is Bachelor in Engineering in Computer Science from Karnataka University, India. Professor Jain has over 25 years of work experience in both academia and industry. He is currently working on his fourth monograph, Modern Jainism, a historical approach just a minute. His articles have appeared in several academic journals on the Huffington Post, Washington Post, Forum on Faith, Times of India, Speaking Tree, and Pathos. Dr. Jain is widely quoted in various American and Indian media outlets. In July 2020, the New York Times interviewed him, and in 2019, Morgan Freeman interviewed him for the section on Jainism in the National Geographic series, The Story of God, which we might have all seen on the television. He is a recipient of Fulbright Nehru Fellowship for Environmental Leadership and Wenner-Gren Grant, among many other grants. He was nominated for the Sustainability Leadership Award from Menocene Institute. He is available on Twitter, Spotify, Apple, Google, YouTube, Gaana and other platforms. इसके अलावा ये भी आपको जान के खुशी होगी कि आप इन सारे विषयों की जानकारी के साथ अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आपका जो मूल जुड़ाव है वो इस मारवाड़ की तरह से है, तो हमारे लिए सबके लिए खुशी की बात है। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर एल सी बिश्नोई साहब से कि आप जैन साहब को, प्रोफेसर जैन साहब को जो है इस वेबिनार में जोड़ने का श्रम करें। प्रोफेसर जैन, वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद मुझे इतने प्यार से निमंत्रण भेजने के लिए। पिछले साल भी आपने सबने बुलाया था मुझे और फिर इस बार मैं हाजिर हूँ। रात का 1 बज रहा है यहाँ पे डैलस अमेरिका में, लेकिन जब बिश्नोई समाज और इतिहास और पर्यावरण पे बोलना है तो हिंदी से अच्छी भाषा क्या होगी, तो मैं आपकी अनुमति से हिंदी में बोलना चाहूँगा। मेरा जन्म पाली का है और जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू की थी 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में रिलीजियस स्टडीज में, तो मैं ढूंढ रहा था ऐसा एक विषय चुनूं जो भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण के तौर पे उसको प्रस्तुत कर सकूं, विश्व के मंच पे रख सकूं। तो जब मैंने 2005 में एक विषय लिया था अमेरिका में, मैंने कोर्स लिया था, पीएचडी का कोर्स लिया था एनवायरमेंटल एथिक्स पे, तो किसी आर्टिकल में बिश्नोई समाज का एक सिर्फ रेफरेंस था कि ऐसा कुछ 1730 में हुआ था, बहुत बड़ा बलिदान हुआ था। उसके अलावा कुछ जानकारी बिश्नोई समाज की, इतिहास की, पर्यावरण के संरक्षण की विश्व के साहित्य में बहुत नगण्य थी। इंग्लिश लैंग्वेज में तो शायद नहीं ही थी।
तब मुझे ये मेरे आशीर्वाद मिला शायद जम्बो जी की तरफ से कि मुझे ये काम करने के लिए चुना गया। डेस्टिनी ने चुना मुझे संयोग से मुझे ये अवसर मिला, तो फिर मैंने बिश्नोई समाज को ही अपने पीएचडी का विषय चुना। 2004 से 2008 में मेरी पीएचडी पूरी हुई और 2010 में ये किताब, पहली किताब जो मेरी आई, जिसमें पहली बार बिश्नोई समाज के पूरे इतिहास पे सारी की सारी शब्दवाणी का अनुवाद इंग्लिश में पहली बार, और 29 नियमों का अनुवाद इंग्लिश में। और इस तरह से मतलब 15-16 साल पहले, जब ना तो ऐसी संगोष्ठियां होती थी, ना ऐसे वेबिनार होते थे, ना क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी की बात राजस्थान तक तो शायद नहीं पहुंची थी, इंग्लिश के ये शब्द, बड़े बड़े शब्द। उस समय श्री आर के बिश्नोई जी जो दुबई में रहते थे, उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। सारा साहित्य मुझे उपलब्ध कराया उन्होंने, राजस्थानी में, हिंदी में और इंग्लिश में तो खैर मिल ही जाता है। ये बिश्नोई जी साहब बैठे हैं यहाँ पे शायद दुबई से ही ज्वाइन कर रहे हैं, अभी दिख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे। तो उनकी मदद से मुझे मुकाम जाने का मौका मिला। आशीर्वाद लिए जाम्बो जी से के मंदिर में जाके, वहाँ पे भोजन ग्रहण किया। मैंने बिश्नोई ना होते हुए भी बिश्नोई संस्कृति का अनुभव किया मैंने। और जाजीवाल धोरा पे गया था, खेजड़ली गांव में गया था, जहाँ पे बहुत बड़ा जो बलिदान हुआ था 9 सितंबर 1730 को। कुछ कहते हैं 9 सितंबर, कुछ कहते हैं 11 सितंबर। सितंबर का महीना था, ये पक्का है। और तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो बिश्नोई समाज के इतिहास की आज जो विश्व भर में प्रचलित हैं, उस समय 15 साल पहले नहीं थी। तो मुझे बहुत ही गौरव और बहुत ही ये धन्यता का अनुभव हो रहा है कि ये मुझे करने का मौका मिला। और उस कार्य की वजह से बाकी सारे पुरस्कार, ग्रांट, मेरी नौकरी या आगे की किताबें, वो सब बात की बातें। शुरुआत जो मेरा करियर हुआ है वो बिश्नोई समाज की सेवा से हुआ है, मेरी मातृभूमि, मेरे जन्मभूमि की सेवा से हुआ है। तो ये सबसे बड़ी बात, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं हमारे आज वेबिनार में, उनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मातृभूमि से जुड़ेंगे, मातृभूमि के प्रति प्रेम रखेंगे और एक मिशन लेके चलेंगे कि विश्व में के मंच पे मुझे मातृभूमि के संदेश को ले जाना है, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। फिर आपके सामने न्यूयॉर्क टाइम्स भी झुकेगा और मॉर्गन फ्रीमैन भी आएगा और आपका इंटरव्यू लेगा और आपको नेटफ्लिक्स पे आपका इंटरव्यू दिखाएगा। लेकिन शुरुआत होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है जीवन में मिला है मुझे। पर्यावरण का इतना बड़ा संकट आज हमारे सामने है, पेंडेमिक का इतना बड़ा संकट हमारे सामने है, उसमें हमारी मातृभूमि, हमारी संस्कृति, हमारे बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। हम ये बहुत गौरव की बात है कि हम में से जो लोग राजस्थान से हैं, उनके लिए तो स्पेशली गौरव की बात है कि हमारे साथ ये संदेश, ये शिक्षाएं सदियों से हमारे साथ रही हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जब मैं विद्यार्थी था राजस्थान में, पाली में, तो बिश्नोई समाज के इतिहास की बातें कुछ पाठ्य पुस्तकों में थी ही नहीं उस समय। लेकिन अब ऐसा मुझे आशा है कि अब तो बिश्नोई समाज की और पर्यावरण की बातें हमारे पाठ्यक्रम में हो। हमारे बच्चों को ये गौरव होना चाहिए कि ऐसे ऐसे संत और साधु हो चुके हैं जो सदियों पहले ये बात कह चुके हैं। आज जो दुनिया मान रही है कि शाकाहार को अपनाना है, ये 500 साल पहले जाम्बो जी कह चुके थे, 2500 साल पहले महावीर स्वामी कह चुके थे, बुद्ध कह चुके थे। ये शाकाहार की बातें हैं। रोज नहाना है, सबसे बेसिक बात। जब यूरोप को नहाने का ज्ञान का संज्ञा में था ही नहीं, तब बिश्नोई गुरु के संस्थापक जाम्बो जी ने कह दिया था कि रोज नहाना है। कहाँ नहाना है? रेगिस्तान में नहाना है, जहाँ पानी की एक एक बूंद इतनी कीमती होती है। वहां पे जाम्बो जी ने कहते हैं कि आपको रोज नहाना है। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े विजनरी थे जाम्बो जी। 500 साल पहले ऐसी सी बातें कह के चले गए। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे रोमांचित करती है सोच के भी ये हर्ष और उल्लास से मन भर जाता है कि ऐसी सी बातें हमारे जाम्बो जी और बड़े बड़े संत जो हमारे संस्कृति में रहे हैं वो कह के गए हैं। तो इस तरह से जाम्बो जी की बातें जब हम कहते हैं, बिश्नोई समाज की बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुकाम पीपा सर भी मुझे जाने का मौका मिला था, वो उसका मैं नाम लेना भूल गया, वहां भी ताकि मैंने अपना काम शुरू किया था। बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा, बहुत सारे योगदान है, उसमें से एक और बड़ा योगदान ये रहा है कि अमेरिका में स्पेशली ट्री हगर एक शब्द जो है, ट्री हगर इज अ वर्ड, ऑफ कोर्स इन इंग्लिश वर्ड। यहाँ पे ट्री हगर इज कंसिडर्ड लाइक अ जोक। किसी को ट्री हगर बोल दिया अमेरिका में तो लगता है कि वो हिप्पी है, वो पागल है, ऐसे मतलब अजीब सा कोई होगा जो ट्री हगिंग करता होगा। लेकिन उनको मुझे बताना पड़ता था, मेरी क्लास में भी जब मैं पढ़ाता था यहाँ पे टेक्सास में, तो हर समय मुझे कहना पड़ता था कि ट्री हगिंग इज अ वेरी सीरियस एक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्री हगर्स फॉर बिश्नोईज, सुंदरलाल बहुगुणा जी, जिनका नाम लिया गया अभी थोड़ी बहुत, जो हमको छोड़ के चले गए, उनसे भी मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला था देहरादून में करीब 2012 में। उस समय देहरादून के साथ साथ मैं कृष्णानंद आचार्य जी से भी मिलने गया था, आशीर्वाद लेने गया था ऋषिकेश में। सारी यादें आज ताजा हो रही हैं।
तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, वंदना शिवा जी ने भी ये कहा है कि शायद चिपको आंदोलन जो 1970s में हिमालय में हुआ था, उसकी प्रेरणा भी शायद उनको बिश्नोई समाज से मिली थी। और उसके बाद बहुगुणा जी बिश्नोई समाज के साथ काम करते रहे और बहुत सारे समारोह और ऐसे पर्यावरण के काम उन्होंने बहुत सारे किए। तो ट्री हगिंग वर्ड या चिपको शब्द का आविष्कार किया किसी ने तो बिश्नोई समाज ने किया। इंग्लिश में ट्री हगिंग, हिंदी में चिपको। ये विश्व के सामने ये ट्री हगिंग इतना सम्मानजनक शब्द नहीं है अमेरिका में, अनफॉर्चुनेटली। इसको मजाक के तौर पे ले लेते हैं दुर्भाग्यवश, लेकिन ये शब्द, ये परिकल्पना अमृता देवी और बिश्नोई समाज की ये विश्व को देन है। इसी तरह से जहाँ पर्यावरण के अलावा भी अगर हम साहित्य का अध्ययन करें, जाम्बू जी के साहित्य का अध्ययन करें या जाम्बू जी के जीवन का अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि कबीर, नानक, सूरदास और स्थानकवासी जैन संतों के साथ साथ जाम्बू जी का एक अतुलनीय योगदान है भक्ति के साहित्य में भी। पर्यावरण का तो है ही, पर्यावरण की तो हम बात करेंगे, सभी विद्वान पर्यावरण पे बात करेंगे, लेकिन भक्ति का भी साहित्य जो जाम्बू जी ने हमको देखे गए हैं शब्दवाणी के द्वारा, और बाकी जो साहित्य रचा गया है बिश्नोई समाज में, वो कबीर, नानक और सूरदास के समकक्ष है, समकालीन है और समतुल्य है। एक और बहुत जो मनोरंजक बात जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगी, वो ये कि एक और पर्यावरणविद रहे हैं वाल्मीकि थापर, उन्होंने एक किताब लिखी थी टाइगर्स पे। तो उन्होंने गलती से लिख दिया कि बिश्नोई समाज जो है जैन धर्म की एक उपशाखा है। ये तो ऑफ कोर्स गलत है, त्रुटि है, लेकिन उसमें ये मुझे ये अच्छा लगा कि जब स्थानकवासी संप्रदाय का विकास हो रहा था राजस्थान में, क्योंकि स्थानकवासी निकले गुजरात से लौंका शाह के माध्यम से, लेकिन उसका विकास हुआ राजस्थान में। तेरापंथी जो लाडनू है, लाडनू में आज भी जैन विश्व भारती, तो आज लाडनू और मुकाम में ज्यादा दूरी नहीं है। तो मुझे बहुत ये भी एक मनोरंजक बात लगती है कि मूर्ति पूजा के खिलाफ जाम्बू जी भी रहे। मूर्ति पूजा को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया, जहां तक मेरी समझ है, शायद मेरी त्रुटि नहीं हो इसमें, जहां तक मुझे समझ है कि मूर्ति पूजा नहीं होती बिश्नोई मंदिरों में। उसी तरह से स्थानकवासी और तेरापंथी जैन संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि दोनों समकालीन रहे होंगे, स्थानकवासी बहुत सारे संत और उनका साथ साथ में शायद विकास हुआ, शायद आदान प्रदान भी हुआ हो, शायद शास्त्रार्थ भी हुआ हो। लेकिन बड़ी ये एक और बहुत ऐतिहासिक, मनोरंजक और रुचिकर बात रही है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जाम्बू जी और जैन संप्रदाय के विकास में। ऑफ कोर्स जैन संप्रदाय से पूरी तरह से अलग से इसका विकास हुआ, लेकिन एक कल्पना की जा सकती है, तुलना की जा सकती है बिश्नोई समाज की और तेरापंथ और स्थानकवासी जैन संप्रदाय की, जहाँ कि दोनों में मूर्ति पूजा नहीं है, दोनों में शाकाहार को अपनाया है और बाकी भी समानताएं हैं। अच्छा, फिर हाँ, सबसे बड़ी बात अगर पर्यावरण पे अगर हम आए तो हम पाएंगे कि जब जाम्बू जी शायद 20 या 25 साल की उम्र के जब में थे, उस समय वाकई में ये ऐतिहासिक तथ्य है कि 5-6 साल तक बहुत बड़ा अकाल राजस्थान में आया था, जो कि अकाल एक आम बात है राजस्थान के रेगिस्तान में। तो जहां से मैं भी हूँ, हम जानते हैं कि रेगिस्तान में अकाल बहुत आम बात, लेकिन उस समय बहुत बड़ा अकाल था और हजारों मवेशी और मनुष्य सब त्राही त्राही कर रहे थे। उस समय बिश्नोई जाम्बू जी महाराज, भगवान जाम्बू जी को ये धुरे पे उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुआ था, और उससे उन्होंने फिर 29 नियम की रचना की थी, उससे बिश्नोई समाज की स्थापना हुई थी। तो ये पाते हैं हम कि अकाल और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आज की समस्या नहीं है, पहले की भी समस्या रही है। लेकिन जब ऐसे महापुरुष आते हैं हमारे सामने, भगवान के अवतार आते हैं, प्रहलाद पंथी भी मानते हैं बिश्नोई समाज को, विष्णु भगवान के अवतार भी मानते हैं जाम्बू जी महाराज को। तो जब अवतार आके हमको ये शिक्षा देके जाते हैं, तो वो शिक्षा सिर्फ किसी एक संप्रदाय की नहीं है, पूरी मनुष्य जाति के लिए शिक्षा है। उस शिक्षा को अगर माने, आज भी मनुष्य समाज माने, तो आज भी हम ये सारे पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उससे हम निजात पा सकते हैं। क्या है समाधान? सिर्फ यही समाधान है कि हरे वृक्षों को नहीं काटना है। आज किसी वृक्ष के ईंधन के रूप में काम भी लेना है तो देखना है कि उसमें कहीं कीड़ा मकोड़े तो नहीं है। हर समय ये ध्यान रखना है कि हमारे से अनजाने में भी हिंसा नहीं हो। हर समय सफाई का ध्यान रखना है, शाकाहार को अपनाना है, और पशु और पक्षी और पानी और जंगल, नदी, इन सब की रक्षा करनी है। ये बिश्नोई समाज करता आया है। तो और ये शिक्षाएं जो जाम्बू जी ने दी अपनी 29 नियमों में और शब्दवाणी में, उसके अलावा उन्होंने ऐसे काम भी किए। शिक्षा देना अलग बात है और काम करना अलग बात है। तो जाम्बू जी के जीवन में हम पाते हैं कि उन्होंने न सिर्फ शिक्षाएं दी, बल्कि उन्होंने ऐसे काम भी करके दिखाया। क्या किया उन्होंने खुद ने पेड़ लगाए, हजारों लाखों पेड़ लगाए। पानी के जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आज बहुत कॉमन वर्ड माना जाता है, जाम्बू जी ने अपने जीवन में
एक एक पानी की एक एक बूंद को के संचय का शिक्षा दिया और उन्होंने अपने ऐसे काम किए, पशु पक्षियों के लिए जल संचय की व्यवस्था की, तालाब बनवाए, सरोवर बनवाए, वो पूरे राजस्थान में रेगिस्तान में आज भी हम पाते हैं, जो जाम्बोजी ने उनकी स्थापना की। तो ये अपने काम से भी उन्होंने ये दिखाया कि क्या करना है, कैसे जीना है हमको, स्पेशली रेगिस्तान में। और अब तो पूरा पूरा देश, पूरी दुनिया दुर्भाग्यवश पानी की कमी के कारण कहीं रेगिस्तान नहीं बन जाए, तो उन्हीं शिक्षाओं को हमको आज भी अपनाना है, आज अपनाना ही है, ताकि ये सब हम भी कर पाए जो जो जाम्बोजी करके दिखा के हमको गए, डेमोन्स्ट्रेट करके गए। अच्छा, फिर हम देखें अगर तो हाँ, और जाम्बोजी के बाद, जाम्बोजी तो 1490s के आसपास के आसपास उनका काल था। उससे करीब 300 साल बाद अमृता देवी 1730 में ये पाते हम कि जोधपुर और पाली के बीच में, जोधपुर मेरा ननियाल है, पाली मेरा जन्म, तो जोधपुर और पाली के ठीक बीच में खेजड़ली गांव जो है, वहां पे ऐसी ये घटना हुई थी कि जब वो खेजड़ली गांव में जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के सैनिक जब हरी लकड़ी लेने आते हैं, तो अमृता देवी सबसे पहले वो खेजड़ी गांव से, खेजड़ी के वृक्ष से अपने आप को हक करती, बचाने के लिए चिपकती, उससे पकड़ पेड़ को बचाती है, लेकिन वो मारी जाती है क्योंकि सैनिकों को तो अपने जोश में लकड़ी चाहिए थी। तो उसके साथ उनके साथ साथ 362, तो टोटल 363 लोग, men, women and children were killed by the soldiers of जोधपुर किंग। तो ये जो एक घटना है, इसका बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य ऐसा भी मानते, इतिहासविद कहते हैं कि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन बिश्नोइयों ने, बिश्नोई सभ्यता ने, बिश्नोई संस्कृति ने अपने इतिहास में बहुत संभाल के इस घटना को संभाल के रखा है और इसको एक तथ्य के रूप में स्वीकार करके रखा है। तो उसको मैंने अपनी किताब में ऑफ कोर्स मैंने पूरा डिटेल दिया है, पूरी लिस्ट दी है और उनकी पूरी घटना का वर्णन किया है। लेकिन उससे भी मुझे लगता है उतनी ही महत्वपूर्ण ये भी बात है कि ये एक घटना नहीं है। जब मैंने अपनी शोध शुरू की थी तो सलमान खान की घटना बहुत लोगों के ध्यान में थी, अभी भी है, सलमान खान का वो केस अभी भी चल रहा है। तो कुछ लोग कहते थे सलमान खान को फंसाया। अरे फंसाया क्या, सलमान खान या अमृता देवी ने जो वृक्षों को बचाया, ये एक या दो घटनाएं नहीं है, बिश्नोई इतिहास तो भरा पड़ा है। और आज भी जब मैं अपना शोध के लिए राजस्थान में घूम रहा था 2004 की बात, 2004 और 2006 के आसपास, तब उस समय भी अखबारों में ये घटनाएं आती रहती थी कि आज फिर किसी बिश्नोई ने अपने जान की बाजी लगा के किसी और पशु पक्षी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, उस शिकारी को पकड़ा, कहीं वो किसी को, गुरुविंदर बिश्नोई मुझे याद आ रहा है, जो मैं उनसे भी मिला था, तो उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया था। उसमें एनजीओ शब्द भी शायद बहुत नया था भारत के लिए, लेकिन उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया था कि किसी भी हिरन को कभी कोई चोट लग गई जाने अनजाने में, तो उस हिरन को वो बचाने के लिए जोधपुर लाते थे, उसकी सार संभाल करते थे। तो बिश्नोई समाज तो भरा पड़ा है ऐसे उदाहरण से, कितने ही ऐसे उदाहरण है, गोरा की जैसे हमने अभी ऑलरेडी नाम सुना, आचार्य श्री से भी, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो जहाँ पे किसी राजा ने का मन हुआ कि मुझे आज आखेट करना है, तो बिश्नोई के गांव में आके जैसे शिकार करना शुरू करते, जैसे एक गोली की आवाज चलती है और बिश्नोई लोग झपट पड़ते हैं, उस स्थान पे जाते हैं और उस शिकारी को रोकते हैं, शिकारी को भगाते हैं और जानवरों को बचाते हैं। ये तो बिश्नोई का इतिहास भरा पड़ा। ये सलमान खान या अमृता देवी का एक या दो ऐसे इतिहास नहीं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सब प्रेरणादायी, प्रेरणास्पद ये उदाहरण है। भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था। बिश्नोई समाज के सबसे पहले जो बलिदान का जो उदाहरण है अमृता देवी के नाम से, भारतीय पर्यावरण विभाग, केंद्रीय सरकार ने अमृता देवी के नाम से पुरस्कार शुरू किया था। ये बात भी होगी अब करीब 15 साल, कम से कम 15 साल पुरानी बात है। तो मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लगा कि पुरस्कार का नाम भी बिश्नोई महिला पे है, अमृता देवी पे है, और पुरस्कार लेने वाले भी बिश्नोई है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग सबसे आगे हैं पर्यावरण को बचाने में, पशु पक्षी को बचाने में और पेड़ों को बचाने में। तो इस तरह से पुरस्कार का नाम और पुरस्कार के विजेता बिश्नोई रहे हैं हमेशा, बहुत सारे पिछले 2 दशकों में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे बाद अभी बहुत सारे और लोगों ने भी बिश्नोई संस्कृति पे, सभ्यता पे, पर्यावरण पे बहुत सारा काम किया है, शोध किया है। बहुत शोध की जरूरत अभी भी है। राजस्थानी साहित्य में बहुत शोध की जरूरत है। प्रोफेसर हीरालाल महेश्वरी को भी मैं याद करना चाहूंगा, जो जयपुर में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। राजस्थानी भाषा के विद्वान है, बहुत बड़े, आप सब जानते ही उनको। उन्होंने जाम्बोजी के साहित्य में बहुत बड़ा काम किया था। ऐसे बहुत सारे साहित्य का इंग्लिश में अनुवाद करना अभी भी बाकी है। मैंने तो सिर्फ शब्द वाणी का अनुवाद किया था इंग्लिश में, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे जो साहित्य है, बिश्नोई साहित्य है, उसका इंग्लिश में अनुवाद करना अभी भी बाकी है। तो बहुत काम करना बाकी है, बहुत काम साहित्य में करना बाकी है, शोध में करना बाकी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि पर्यावरण को बचाना हमको सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी बात है कि बिश्नोई समाज का नाम आज स्वर्णाक्षरों में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लिया जाता है। मेरी अपनी किताब जो है, जिसमें मैंने काम किया था 15 साल पहले,
आज 1000 लाइब्रेरी पूरे दुनिया में, जहां भी धर्म और पर्यावरण का कोर्स पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, ऑफ कोर्स, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, ये मेरी किताब की एक कॉपी दुनिया की हर लाइब्रेरी में आज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो ये बिश्नोई समाज के प्रति मैं हमेशा जीवन भर कृतार्थ रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा कि उनके कारण, उनके समाज के कारण, आपके काम के कारण ये किताब को सफलता मिली और उसके बाद काम हुआ और बिश्नोई समाज का नाम हमेशा रोशन रहे, स्वर्णाक्षरों में रहे और हम सब प्रेरणा लेते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।